अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में आपने देखा कि तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो मुलाकातें हुई, उस मुलाकातों के नतीजे में JUIF और PTI के दरमियान ये इत्तफाक हुआ कि पार्लिमान के अंदर जो भी हिकमत अमली होगी वो मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद अब कई सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ तासरात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शायद मौलाना साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पार्लिमान के अंदर किसी हद तक तो चल सकें, लेकिन वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसी के साथ साथ हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की। लेकिन आज एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात हुई और पावर शेयरिंग से मुतल्लिक तबादला ख्याल हुआ है। इसी हवाले से हसन मुर्तज़ा का ये कहना है कि जो सब कमेटी है वो तश्कील दी गई है जो पावर शेयरिंग और जो दीगर मामलात हैं उनको देखेगी। अब इसी के साथ साथ कल अगर हम इस पर बात करें कि जो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, उस हवाले से भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ तासुर और जो कुछ ख़बरें हैं वो ये भी सामने आ रही हैं कि शायद हुकूमत जो है अहम कानून साजी करने जा रही है, जिसमें अदलिया से मुतल्लिक भी शायद कोई कानून शामिल हो। और साथ ही साथ जो जॉइंट सिटिंग के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं, उस हवाले से ये एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद हुकूमत आइनी तरमीम करना चाहती है। 2/3 मेजॉरिटी जो है वो तो इत्तेहादी हुकूमत के पास नहीं है, तो क्या इस सूरत में आइनी तरमीम मुमकिन है? हम इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, जो कल मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई उस मुलाकात का भी हिस्सा रहे, और इससे कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे हैं उनका भी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हिस्सा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, आपने वक्त निकाला। इस वक्त जो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, हाल ही में हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया कि वो किसी से मिल के हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक नहीं चलाएंगे। तो क्या ये JUIF का हतमी फ़ैसला है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक है वो JUIF अकेले ही चलाएगी? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जब से ये इंतखाबात हुए हैं उसी दिन से हमने इंतखाबात को मुस्तरद किया और फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ हमने मुल्क भर में बड़े बड़े जलसे किए और अब भी जलसे कर रहे हैं। पिछले दिनों लक्की में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था, यानी लाख से मुतजाविज़ लोग थे, और वो भी उस इलाके में जहाँ खौफ हरास और कत्ल गारत गरी और दहशत गर्दी ये उरूज पर है। और इसी तरह हमारे बाकी इज्तिमात भी होने जा रहे हैं। तो हम तो अब तक जो हमने तहरीक चलाई है वो तन्हा चलाई है, अकेले चलाई है। आगे अगर PTI हमारी तहरीक का हिस्सा बनती है तो वो भी मशावरत से। लेकिन मौलाना साहब, फिर जो आपकी तहरीक होगी उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद क्या हुकूमत का खात्मा होगा, या फिर जो PTI कह रही है कि हमें नशिस्तें वापस दी जाएं, आपका भी मुतालबा वही होगा? देखिए, हमारी तहरीक का बुनियादी मकसद तो ये है कि ये इंतखाबात जाली थे, ढोंग रचाया गया, लिहाजा इंतखाबात ही कलअदम करार दिए जाए, असर नौ इलेक्शन हो। ये हमारा है बुनियादी मुतालबा कि साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन हो और उसमें किसी किस्म का मुदाखलत न हो। तो ये है हमारा बुनियादी मुतालबा। तो मौलाना साहब, आप किसी वक्त जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी देख रहे हैं? देखिए, तहरीक अदम एतमाद तो हमारे पास तो फ़िलहाल इतनी तादाद नहीं है। अगर PTI हमारी तहरीक का हिस्सा बनती है और उस वक्त फिर हम देखेंगे कि हमारे दाने पूरे हैं या नहीं। लेकिन हमारा मुतालबा बुनियादी तौर पर असर नौ इलेक्शन का है। माजी में भी जब PTI की हुकूमत थी उस वक्त भी हमने धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। उस वक्त भी हमारा मुतालबा यही था कि इलेक्शन और साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन। तो अब भी हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि अदम एतमाद की तहरीक में हमारी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क में साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन हो, क्योंकि मुल्क इस वक्त सियासी, इक़्तिसादी, माशी बहरान का शिकार है। अमन अमान का मसला मुल्क को दरपेश है, और जब तक कि मुल्क सही इंतखाबात नहीं होंगे
और कौम के मुंतखब नुमाइंदे आके हुकूमत नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगी। अब ये जो ऐसे इधर उधर। हाँ, लेकिन मौलाना साहब, आपकी तहरीक से हुकूमत दोबारा मुल्क में इंतखाबात क्यों करवाएगी? आप समझते हैं, या फिर आप समझते हैं कि आपकी जो तहरीक है वो इतनी मौसर होगी कि वो हुकूमत को मजबूर कर देगी? देखिए, हमारा काम है अपना फ़र्ज़ निभाना, लोगों को मोबिलाइज़ करना। अब ज़ाहिर तहरीकें चलती हैं इस मकसद के लिए कि वो कामयाब हों, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कामयाब नहीं भी होती हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम ने तो अपना फ़र्ज़ किया हुआ होता है। तो हम तो इस मकसद के लिए कि लोगों को बाशऊर बनाएं, इदारों को समझाएं और बताएं कि इस तरह मामलात नहीं चलते, और अगर इस किस्म की मुदाखलतें होती रहेंगी और फ़र्ज़ी कौम के नुमाइंदे आकर जो है वो हुकूमत पे बराजमान होंगे, तो फिर मुल्क को नहीं चल सकता जिस तरह अब नहीं चल रहा। अब भी आप पूरे मुल्क में देखें, हमारे कोई 20 के करीब जो है नौजवान सिपाही जो है वो शहीद कर दिए गए हैं, और हर जगह आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, बलूचिस्तान में देखें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हर जगह कहीं एहसास नहीं होता कि कोई हुकूमत की रिट भी है। तो ये इसलिए है कि जो भी हुक्मरान हैं उनको विल पावर भी नहीं है, और वो एक तरह से मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं है कि कोई एक अच्छी हिकमत अमली बनाए, हुकूमती रियासती रिट कायम करें। न इदारे और हुकूमत आपस में उनका कोई जोड़ लगता है। तो इस लेकिन ये बताइएगा कि हाल ही में हमने देखा कि पीटीआई की मुतअद्दिद मुलाकातें जो हैं वो मौलाना साहब से होती रही हैं उनकी रिहाइशगाह पर। क्या वजूहत हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के अब तक पीटीआई और जेयूआईएफ का जो है वो पार्लिमान के अंदर तो एक इत्तेहाद है, लेकिन जो तहरीक चलाने के हवाले से है उस हवाले से क्यों पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी अभी तक? देखिए, पीटीआई और जमीयत के दरमियान जो फासले थे आपको भी पता है, कोई पर्दे का फासला नहीं था, कोई दीवार का नहीं था, पहाड़ का फासला था। नज़रियाती तौर पे हम बहुत दूर हैं एक दूसरे से। अब ज़ाहिर है कि बर्फ़ को पिघालना उसको वक्त भी लगता है। तो ये जो होमवर्क है या उनका हमारा आपस में मिलना जुलना है, उस माहौल को बेहतर बनाने के लिए, और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा माहौल बन जाए जो हम मिलकर साथ चले, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन मौलाना साहब, अब ये बताइएगा कि इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो जनरल फैज़ साहब की गिरफ़्तारी के बाद सामने आ रही हैं। आप क्या समझते हैं कि उनकी गिरफ़्तारी का ये जो मामला शुरू हुआ है ये कहाँ तक पहुँचेगा? आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जनरल फैज़ साहब का मसला फ़ौज का अपना एक अंदरूनी मसला है, इदारे का मसला है। इदारा अगर समझता है कि जनरल साहब ने अपने दौर में कुछ ज़्यादतियाँ की है, तो ये इदारे का काम है कि उससे बाज़ पुरस करे, और हम उसको इदारे की उस पर छोड़ते हैं कि इदारा जो है वो उसमें क्या किरदार अदा करेगी आगे। नहीं, तो आप इसमें कोई सियासतदान जो हैं, सियासतदान आप उनको भी देख रहे हैं कि वो भी इस लपेट में आएंगे? नहीं, अगर सियासतदान ने कोई जुर्म किया है और लपेट में आता है तो फिर उसको होना चाहिए, आना चाहिए उसको। लेकिन मौलाना साहब, ये भी बताइएगा कि हाल ही में आपको याद होगा कि जब पीडीएम बनी तो पीडीएम बनने से पहले आप समेत जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उन्होंने बाजवा साहब से जीएचक्यू में मुलाकात की थी, और वो खबर जो है वो शेख रशीद साहब ने आकर मीडिया को बताई थी। आप बताएंगे कि उस वक्त जो मुलाकात हुई थी बाजवा साहब के साथ, वो उस मुलाकात का ओवरऑल जो मकसद था वो क्या था? देखिए, बाजवा साहब तो ज़ाहिर है कि बकौल उसके कि आज अगर इमरान की हुकूमत है तो मैं इमरान के साथ हूँ, बल्कि ये जुमले उसने मुझे कहे, और कल आपकी हुकूमत आएगी तो फिर हम आपके साथ होंगे। तो एक मरहले पर जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने तो उस मौके पर भी हाउस में हमारी मुलाकात हुई, तो उसने मुझे याद दिलाया कि देखो, मैंने उस वक्त भी कहा था कि आज इमरान की हुकूमत है तो हम उसके साथ हैं,
आज देखो हम आपके साथ हैं। तो बहरकैफ ये मुलाकातें भी रही और इस तरह की बातें भी चलती रही, मगर जो इलेक्शन के हवाले से जो एक किरदार रहा है, या फिर ये 9 तारीख़ का जो वो जो आया था मसला, तो हाँ जी हाँ, तो वो उस हवाले से मेरे ख़्याल में जनरल फैज़ साहब को या काफ़ी सारे लोगों को जो है वो मुलव्वस समझा गया है, तो उनसे शायद कोई बाज़ पुरस होगी। लेकिन ये जो बाजवा साहब से मुलाकात है मौलाना साहब, इस पर तो मौलाना फजल रहमान साहब बड़े नाला थे। जब हमारी उनसे गुफ्तगू हुई थी तो वो तो कह रहे थे कि ये जो मुलाकात हुई वो कोई अच्छे माहौल में नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने अपने बेटे को भी मना कर दिया है कि दोबारा अगर मुलाकात हो तो आपने उस मुलाकात का हिस्सा नहीं बनना। देखिए, तलखियाँ भी रही और तहाइफ भी पेश हुए, लेकिन ये माजी के औराक हैं और मैं समझता हूँ कि अब माजी को अब माजी रहने दे, अब आगे चलें कि आगे हमने क्या करना है। अब वो पुराने मुर्दे उखेड़ उखेड़ के हम एक वक्ती तौर पर तो एक बात कौम तक पहुँचाएंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी बातें हैं जो सीने में हैं, जो रियासत के लिए, जो इदारे के लिए सीने में ही रहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा उन चीज़ों को उछालें। लेकिन एक सवाल ये तो उठ रहा है ना मौलाना साहब के, आप लोग पीपल्स पार्टी समेत आप की जमात जो है, ये तमाम लोग उस वक्त जब 2018 के इंतखाबात हुए तो उसके बाद बाजवा साहब से मुतल्लिक आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन फिर सवाल उठा कि जब एक्सटेंशन का मामला आया तो ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी समेत आप समेत तमाम जमातें जो हैं वो एक हो गई और एक्सटेंशन में आप लोगों ने वोट भी दिया? देखिए जी, उस वक्त के सियासी हालात थे, मुल्क के हालात थे, बहुत सारी ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं जो एक फ़र्द को फिर वहाँ देखना नहीं पड़ता, रियासत को देखना पड़ता है। तो कुछ ऐसे मुश्किलात थे, मामलात थे जिसकी वजह से पार्टी ने इस तरह का मुश्तरका मिल के फैसला नहीं किया। तो कोई दबाव था आपके ऊपर? नहीं, दबाव किसका होता था? जब फ़ौज के दबाव से तो हम निकल चुके थे, बाजवा साहब के दबाव से में तो हम नहीं आए, कभी भी नहीं आए। तो लेकिन ये है कि सब जमातों ने, पीडीएम ने, सब ने एक राय कायम की, तो फिर उससे अलग हम नहीं रह सकते थे। नहीं मतलब बाजवा साहब ने आप लोगों के ऊपर दबाव तो डाला? दबाव हम पे नहीं डाल सकते थे, बस इतना कहा उन्हें कि हमें कि ये जो आपका आज़ादी मार्च है इसको आप रोके। हमने कहा कि अब ये नहीं रुक सकता, अब हमारे काफ़िले चलना शुरू हो गए हैं, तो इंशाअल्लाह ये काफ़िले अब आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे। तो बस इस तरह कोई डंडा उठा के हमें नहीं कहा कि तुमने ये करना है, वो करना है। लेकिन फिर वो आज़ादी मार्च जो था वो तो ख़त्म तो हो गया था। मौलाना साहब आप बताएंगे कि फिर वो आज़ादी मार्च जिसके हवाले से ये कहा गया था कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होगा, वो आज़ादी मार्च फिर क्यों ख़त्म हुआ? मैंने वही पहले भी कहा आपसे, अभी भी कह रहा हूँ कि अब पुराने मुर्दे उखेड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह। लेकिन अब मौलाना साहब एक आखिरी सवाल होगा, ये बताइएगा कि आपके लिए 2018 के बाद भी हमने देखा कि बड़ा एक मुश्किल वक्त था या आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे। 2018 और 2024 के इंतखाबात के बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? जालसाजी के नतीजे में हुकूमतें बनती हैं तो वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होती है, इसलिए तो हमने पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ोरदार तहरीक चलाई। अब भी हमारी तहरीक है और मकसद ये है कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत ने मुस्तहकम होना है तो उसके लिए साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन ज़रूरी है। पाकिस्तान में अगर मईशत मुस्तहकम होना है तो उसके लिए साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन ज़रूरी है। पाकिस्तान का अमन अमान अगर मुस्तहकम करना है तो उसके लिए साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन ज़रूरी है। आइन पे अमल दरामद, साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन, इदारे बाहर रहें, इलेक्शन हो, उसके नतीजे में जो भी कामयाब हो हमें कबूल है। लेकिन इस तरह का इलेक्शन कि उसमें जीत मैं रहा हूँ तो उसके मुकाबले में कोई और जीत रहा है,
इसी तरह साफ शफाफ दांधिली होती है, तो ये कहाँ बर्दाश्त हो सकती है। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत की बात करते करते थक गए, अब हमारे सामने ये सारी चीज़ें हों तो कैसे बर्दाश्त कर सकते। ठीक है मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बहुत नाज़रीन, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो गुफ्तगू है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं या ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जो हुकूमत कानून साजी करने जा रही है, कल जो कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसी के साथ साथ जो जॉइंट सिटिंग से मुतल्लिक ख़बरें चल रही हैं उसी पर हम बात करेंगे। ओन अब्बास भप्पी साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ओन साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा सबसे पहले कि हाल ही में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने मौलाना साहब के साथ मुतद्दिद जो है वो मुलाकातें भी की, लेकिन उन मुलाकातों के बाद कल जो हैं वो सदर साहब ने उनके साथ मुलाकात की। तो अब आपने भी देखा होगा कि मुख्तलिफ तासुर जो है वो सामने आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद मौलाना साहब आपके साथ ना चलें लेकिन वो शायद हुकूमत के साथ चलें। तो क्या इस मुलाकात के बाद आपका कोई मौलाना साहब से रब्ता हुआ या क्या खबरें हैं? देखिए, मौलाना साहब की एक अपनी पॉलिटिकल जमात है, अपना उनका मकतबा फ़िक्र है, उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत मुख्तलिफ है। हमारा अपना एक वोटर है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारा अपना नैरेटिव है, हमारी लीडरशिप का अपना एक ऑरा है बड़ा। तो यकीनन हम दो जमातों में कोई कंपैरिजन नहीं है। दो सियासी जमातें हम आपस में मिले, हमारी मुत्तद बार मुलाकातें हुई और यकीनन मौलाना साहब का अपना जो माइंड सेट है वो किसी भी पॉलिटिकल जमात से मिल सकते हैं, पीपल्स पार्टी से मिलना चाहें। बट हैविंग सेड दैट, ये कहना कि जी हमारी उनसे बात कहीं पहुंची नहीं और उनकी दूसरे पहुंच गई, ये आई थिंक इट विल बी अनफेयर। उसकी वजह कि वो फैसला करने में आज़ाद है। हमारी जो मुलाकातें उसमें यकीनन ये था कि एक जाली हुकूमत है जिसके पास मैंडेट नहीं है, जिसको नाफिज कर दिया है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, तो इसके खिलाफ एक मुत्तफिका तौर पर जद्दोजहद की जाए। लेकिन अब इस वक्त जो तो सारी दुनिया समेत मेजॉरिटी वो मौलाना साहब के बगैर मुमकिन नहीं है, चाहे वो ज्वाइंट सेशन हो, चाहे सेनेट हो, चाहे नेशनल असेंबली हो। तो इसलिए गए अब ये फैसला तो यकीनन मौलाना साहब ने करना है कि वो ऐसी कौन सी ऑफर जरदारी साहब ने उनको दी है, वो लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। अगर वो समझते हैं कि इस वक्त इस हुकूमत का वजन वो अपने कंधों पे उठाना चाहते हैं और ये बार ले कि वो शायद इसकी नाव पहुंचा सके, तो दैट्स हिज कॉल। हम उनको मजबूर नहीं करें। हम अपनी जो काविश है, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, वो मौलाना साहब के साथ भी रखेंगे और अगर किसी टाइम को फैसला करने की उन्होंने अपनी राहें जुदा करके गवर्नमेंट के साथ जाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंशाल्लाह बाजू के ऊपर हम ये स्ट्रगल चलाते रहेंगे। 22 अगस्त का जो जलसा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अलायंस की जमातों का था जिसमें मौलाना शामिल नहीं थे। तो अगर हम 8 सितंबर को जब इस्लामाबाद में जलसा करने जा रहे हैं तो अगर मौलाना साहब ना भी हुए तो हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे और इंशाल्लाह दिखाएंगे कि हम अपने बाजू के ऊपर बहुत कोई बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल चला सकते हैं। सो ये कहना कि मौलाना के अटैचमेंट की वजह से शायद कोई अपीवल हो, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। नहीं, लेकिन उन साहब ये आपने जलसे का जिक्र किया, तो क्या जो 8 सितंबर को जो जलसा होने जा रहा है उसमें शिरकत के लिए क्या मौलाना साहब को दावत दी गई है? अच्छा, अभी तक तो खैर दावत नहीं दी, लेकिन हम दावत देंगे जरूर। और हमारी अलायंस जो है वो तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ है। अच्छा, जई साहब हमारे साथ है, मेंगल साहब हमारे साथ है, हामिद रजा साहब हमारे साथ होंगे, राजा आलम नासिर साहब हमारे साथ है। सो हमारी जो 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस है वो तो हमारे साथ होंगे। मौलाना साहब को दावत जरूर देंगे, बट मेरा कहने का मकसद ये कि उस दावत के नतीजे में अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो फाबिहा, और अगर नहीं करते तो हम मतलब हम रिलायंस नहीं कर रहे, हम वो जलसा अपने ही दस्तबाजू पे कर जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का इससे मुनफरद जलसा शायद पाकिस्तान की अवाम ने नहीं देखा होगा, जिसमें एक लीडर जो जेल है, जिसकी फ्रिक्शन, जिसकी एनर्जी की वजह से लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद की इंतजामिया को रिएक्शन 8 सितंबर को जो होना है वो 22 अगस्त को हम देख चुके हैं। जलसे का स्टेज हो ना हो, साउंड हो ना हो, कुछ ना हो, पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान का नजरिया कम अज कम 8 सितंबर को इस्लामाबाद में लैंड जरूर करेगा। सवाल ये है कि तरनौल करेगा और अगर तरनौल नहीं करेगा तो फिर टी चौक जरूर कर सकता है। नहीं, लेकिन ओन साहब आपको याद होगा कि आप तकरीबन 3 या 4 जलसे जो हैं वो तकरीबन मुलतवी कर चुके हैं और आपको एनओसी नहीं मिला। तो अब अगर 8 सितंबर के हवाले से भी कुछ ऐसा होता है तो फिर क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी?
देखिए गुरबानी साहब, बड़ा सिंपल सा है। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर इन्होंने वही हरकत की, वही बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, वही ड्रामे और गीत, वो जो आइन और कानून की तमाशबीनी दिखाने की कोशिश की, तो इस दफा 8 सितंबर का जो एनओसी है वो तो खान साहब खुद अपना एनओसी कैंसिल कर चुके हैं। इमरान खान साहब ये पैगाम पहुंचा चुके हैं कि अगर उस दिन मैं भी कहूं कि जलसा कैंसिल करो तो जलसा कैंसिल नहीं करना, पूरे पाकिस्तान की अवाम इस्लामाबाद तक पहुंचेगी। अब सवाल ये है कि इंतजामिया क्या करेगी। मैंने जैसे आपको पहले कहा 25 किलोमीटर दूर तरनौल है, दो ऑप्शन है। 25 किलोमीटर दूर तरनौल है, वहां पे आप जो करना चाहें कर दें, हमें इजाजत दे दें, परफेक्टली फाइन। अगर आपने इजाजत ना दी तो मैं अपनी पॉलिटिकल कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब से रिक्वेस्ट करें कि फिर जलसा डी चौक में करना चाहिए, फिर ये तमाशा वहां पे लगेगा। अगर इस आइन और कानून का ड्रामा जो देखिए 22 अगस्त को जो किया गया था, चले उसकी थोड़ी मंतक बनती है कि जरा मुबारक सानी केस है, सुप्रीम कोर्ट है, जनरल अपना क्या कहते हैं फाइज ईसा साहब का केस लगा हुआ है, एक मजहबी तंजीम के लोग आ रहे हैं, इंतशार का मसला हो सकता है, ये चलो एक ड्रामा चल गया। क्या 8 सितंबर को इस तरह का ड्रामा दोबारा रचाया जा सकता है? नो। इफ अगर ये ड्रामा रिपीट नहीं हो सकता तो हजूरे वाला हम तो आ रहे हैं और बड़े गज बज के आएंगे, और इस दफा जो नहीं आएगा उसके साथ जो अवाम ने करना है वो हमें खूब अंदाजा है। मतलब पाकिस्तान की अवाम को खान साहब ने जो सोच और जो विजन दे दिया है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हमारी जो पीटीआई की लीडरशिप है, हम उस नजरिए को उस खौफ से भी डिराइव कर रहे होते हैं। सो हमें भी अंदाजा है कि हमें तो पहुंचना ही पड़ेगा, हर पाकिस्तानी को पहुंचना पड़ेगा। और ये मैं अभी से 8 अगस्त की शाम को जो मंजर देख रहा हूं ना, उस दिन तो होगा इस्लामाबाद में, शायद वो किसी के कंट्रोल में ना हो। सो बेहतर है अकल के नाखुन लें। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो खबरें चल रही हैं वो कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से चल रही हैं। कहा जा रहा है कि कल जो कौमी असम्बली का इजलास होगा उसमें अहम कानून साजी होगी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी हुकूमत ने यह इशारा दिया है कि शायद उस हवाले से भी कोई कानून साजी आए, और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट अनाउंस कर चुकी है, वो आपके इल्म में भी होगा। आप क्या देख रहे हैं, हुकूमत क्या करने जा रही है, कुछ आपके इल्म में है? अच्छा, कुछ भी कर लें, असल तो मकसद है अपनी हुकूमत को तूल देना कि शायद हम 1 महीना अगर बच रहे थे तो 2 महीने बच जाएं। अब बल्दियाती इंतखाबात पाकिस्तान में इस टाइम पे कराना क्यों जरूरी है? मईशत आपसे नहीं चल रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लाकानूनियत पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। इन सारे इश्यूज को आपने रिजॉल्व नहीं किया, आप बल्दियाती इंतखाबात में जाना चाह रहे हैं। क्यों? कि आप ट्रक की बस्ती की इलेक्शन करा दो, सारे इलेक्शन के पीछे पड़ जाएंगे। हजूरे वाला, पाकिस्तान में सिर्फ एक इंतखाब होगा जो कि कहते हैं जनरल इलेक्शन। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शंस होंगे, और इंशाल्लाह इतनी दूर नहीं है ये बल्दियाती इंतखाब की आपकी जो टोपी ड्रामा ही ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। अल्टीमेटली आपको जनरल इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। भाई आपके 80 से ज्यादा ट्रिब्यूनल के जो केसेस है वो पढ़ने पड़े, वो फैसला इलेक्शन नहीं करने जा रही, यानी कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 वो फैसले नहीं कर रहे क्योंकि जजेस नहीं है, फलाना ड्रामेबाजी। ये बदनियानती, ये बेईमानी की जो माइंडसेट है, इसको रगड़ने के लिए मेरे ख्याल में 8 सितंबर को फैसला हो जाएगा इन्होंने जाना किस तरफ है। हमें अगर रोका ना तो यकीन जानिए उस दिन जो कुछ होगा ना, खुद भी कुछ सोच नहीं पा रहा वैसे होना क्या है उस दिन। अच्छा, क्या होगा उन सब, क्या देख रहे हैं? आई हैव नो आइडिया। मैं यकीन करें, मैं सोच परेशान हो जाता हूँ कि अगर ये रोकेंगे तो हम क्या करेंगे। अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली आई फील कि दिस इज द टाइम, अब ये फैसला टाइम आ गया है कि हम भी फैसला कर लें। मैं एज अ तहरीक इंसाफ वर्कर के तौर पे सोचता हूँ कि पिछले 6-8 महीने में जब से ये इलेक्शन हुए और जब से ड्रामा शुरू हुआ है, मैंने क्या किया। सो अगर ये मैं अपने आप से सवाल पूछूं तो उसका जवाब मुझे कहीं ना कहीं 8 सितंबर में नजर आ रहा है कि मुझे 8 सितंबर को उस जगह पे पहुंचना है, और किस तरह पहुंचना है, मैंने पहुंचा और साथ में कितने लोगों को लेके जाऊंगा और उसके नतीजे में उन्होंने क्या करना है। I have so many question marks, और इतने सारे सवालों के जवाब मेरे ज़हन में कुछ नहीं आ रहे। नहीं, लेकिन उन साहब ये बताएं कि ये जो ज्वाइंट सिटिंग के हवाले से खबरें चल रही हैं कि शायद हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम करना। जी 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 उन साहब जी कंटिन्यू करें। कि मुझे सिर्फ एक चीज की परेशानी 8 सितंबर को, कि मैं 8 सितंबर को कम से कम एक सोच के साथ जाऊंगा कि उस दिन मैंने अपने नजरिए को शर्मिंदा नहीं होने देना। मैंने अपनी लीडर की जो मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशन है, उसकी जो तवक्कुआत है, उसका मेरे पर जो मान है, मैं उसको 8 सितंबर को कम से कम नहीं टूटने दूंगा। और ये जो मेरी सोच है उन हजारों कारकुनों में भी खड़ी है जो उस दिन निकल के 8 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सो इसलिए उसका सवाल पूछना और उसके जवाब ढूंढना इस टाइम कबल इस वक्त होगा। जी
ठीक है, लेकिन उन साहब, ये जो जॉइंट सिटिंग के हवाले से खबरें चल रही हैं, अब उन खबरों के बाद खुद जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो ये बात कर रहे हैं, वो ये तासुर दे रहे हैं कि शायद हुकूमत जो है वो अदलिया से मुतल्लिक कोई आइनी तरमीम लाना चाहती है। हुकूमत के पास तो इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो क्या आप देख रहे हैं कि उसके अलावा कोई रास्ता हुकूमत निकालेगी, कोई जॉइंट सिटिंग में कुछ हो सकता है? गुरबानी साहब, एक तो ये आप समझ लीजिए कि 2/3 मेजॉरिटी या आईनी अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सिटिंग कुछ नहीं कर सकती। जॉइंट सिटिंग में सादा मेजॉरिटी चाहिए होती है और आम कानून साजी, जो कि नई कानून साजी होती है, उसका अप्रूवल लिया जाता है। जब कभी आपने आईनी तरमीम करनी हो किसी एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर, उसके लिए दोनों हाउसेस के अलग-अलग सेशंस होंगे। सो नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली अपने तौर पर मिलेगी, वहां आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और सेनेट अलहदा मिलेगी जहां आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब नेशनल असेंबली का हाल यह है कि 311 रुकने कौमी असेंबली इस वक्त वहां पर इस्लामाबाद में मौजूद है। हमारे पास टोटल नंबर 94 है, इनको टोटल चाहिए 226। या तो हमारे अरकान असेंबली को अगवा करके ले जाएं, डंडे मार मार के उनके मुंह से खिलवाएं कि भाई हम दे रहे हैं नवाज शरीफ को वोट, और आईनी तरमीम के नतीजे में लोगों जाके ये करें। या सेनेट में जहां पे टोटल इनको 64 लोग चाहिए 96 में से, और इनके पास मौजूद है 50, या हमारे सेनेटर्स अगवा करके ले जाएं। अगर ये दोनों काम नहीं करते तो आईनी तरमीम कम अज कम उन दोनों हाउसेस में अलहदा भी नहीं हो सकती। सो जॉइंट सेशन इनके मसलों का हल तो बिल्कुल नहीं है। मसला सिर्फ वही है कि अगर इन्होंने अगवा करने शुरू कर दिए, नेशनल असेंबली के मेंबर्स या सेनेटर्स को अगवा करना शुरू कर दिया और उनको जाके नामालूम मकाम पे ले गए और नामालूम मारना शुरू कर दिया और उसके नतीजे में उनसे बयान दिलवाने शुरू कर दिए, उसका रिजल्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की आवाम ये तमाशा तो देखे, एक ये तमाशा भी देख लेते हैं। नहीं, आपको इस हवाले से कोई खदशा है क्या कि इस तरह हो सकता है? उन साहब, सिर्फ खदशा इज अ छोटा वर्ड, लेकिन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम एक दफा ये इनका मकरू चेहरा देखे जरूर कि अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इस किस्म की तरमीम करने के लिए भी लोग कितने गिर सकते हैं, अपनी नजरों में कितने गिर सकते हैं। एक दफा पाकिस्तान की आवाम को देखे तो सही कि एक मेंबर कौमी असेंबली को उठा के अगर आप ले जाते हैं और उसको मार मार के आगे पेश करते हैं कि नहीं तुम इस आईनी तरमीम के हक में वोट दो क्योंकि हमें अपनी हुकूमत तूल करनी है, हमें उसको एक्सटेंशन देनी है, हमें फलाना काम करना है। पाकिस्तान की आवाम एक दफा ये आके तमाशा तो देखे। मैं तो चाहता हूं ऐसा तमाशा हो, क्योंकि कम से कम इनके मकरू चेहरा पूरी दुनिया देखना शुरू कर दे। इनसे कुछ भी ऐसी चीज जो है ना, इनसे ऊपर नहीं ये कर ना सके। ये हर कुछ कर सकते हैं सिवाय एक चीज के अलावा कि गंदा होना इनका मुकद्दर और इनकी तकदीर में है। अल्लाह ताला ने इनको पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इस तरह एक्सपोज करना है, शायद इनकी सोच हो। नहीं, लेकिन ओन साहब, आप ये तो अप्रिशिएट करेंगे कि स्पीकर कौमी असेंबली ने हाल ही में तहरीक इंसाफ के एक रुकन का जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो जारी किया है, जो पहले पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि स्पीकर जो है वो इस हवाले से कोई ताउन नहीं कर रहा है। उसी के साथ साथ अब जो कौमी असेंबली या सेनेट का आपने जिक्र किया, अब ये खबरें तो हैं कि चलें हुकूमत कोई भी कानून साजी लाना चाह रही है या जो भी कानून साजी आएगी वो तो देखा जाएगा, लेकिन बतौर अपोजिशन जमात आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या आप कौमी असेंबली का बाइकआउट करेंगे या वहां पर एहतजाज होगा? देखिए, एहतजाज तो हर सूरत में करेंगे। एहतजाज हमारा एक आईनी हक है। दुनिया में हर किस्म की हाउसेज में जहाँ पे ये पार्लियामेंट्स होती हैं वहाँ अपोजिशन एहतजाज करती है, लेकिन हम एक्सेप्ट दैट नंबर हमें पूरे नहीं करने। किसी भी कानून साजी नंबर का जो बार है, जो ओनस है, जो वजन है, वो हुकूमत वक्त पे होता है। नंबर उन्होंने पूरे करने हैं, 2/3 मेजॉरिटीज उन्होंने पूरी करनी है। सो हमारा होना ना होना मैटर नहीं करता। हम अगर उस दिन ना भी जाए तब भी मैटर नहीं करता, लेकिन हम उन दोनों हाउसेज में जाएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और कम से कम दुनिया को जरूर दिखाएंगे कि जो कुछ पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है, लोग जो करने जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन नंबर पूरे करने का जो इशू है, ये बंदे पूरे करने का, वो तो वजन जो है वो इस वक्त हुकूमत वक्त के ऊपर है, अपोजिशन पे नहीं है जी। चलें, ठीक है। उन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ओन अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और ओन अब्बास बप्पी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि कल ही जो मौलाना फजल रहमान साहब से सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद अब मुख्तलिफ जो तासुरात हैं वो सामने आ रहे हैं। हम इसी मामले पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब। ये बताइएगा कि कल जो मुलाकात हुई है, अब उस मुलाकात के बाद मुख्तलिफ जो तासुरात हैं वो सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, पीटीआई ने भी इंगेज किया हुआ है
है मौलाना साहब को, और जरदारी साहब के साथ तो नो डाउट मौलाना साहब के बड़े अच्छे टर्म्स हैं। आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब आपका साथ देंगे या फिर वो पीटीआई के साथ चलेंगे? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सवाल भी आपने खुद ही कर लिया, जवाब भी दे दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब जब जहाँ कारकुन नारे लगाते थे कि एक जरदारी सब पर बारी, तो वो मना करते थे, बोले नहीं, वो ये कहो एक जरदारी सबसे यारी। तो यकीनन मौलाना साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी यारी है, और सियासी लोग आपस में जितने भी सियासी इख्तलाफ हो मगर एक दूसरे के साथ मुलाकात उनकी रहती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ। बाकी पीटीआई की जो आपने बात की है, वो तो हरी झंडी मौलाना साहब ने दिखा दी है। पहले उसने कहा कि भाई हम नहीं चल सकते हैं, ना खुद को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना अगले को शर्मिंदा, तो ये किसको बोला। और दूसरी बात, मौलाना साहब जो उनका सियासत है या मौलाना साहब की जो सीटें हैं उनकी बेनिफिशियरी न तो पीपल्स पार्टी न नून लीग है, वो तो पीटीआई है। जहां मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा से जो है ना वो हार चुके हैं, बेटा हार चुके हैं, इनके बाकी लोग हार चुके हैं, तो बेनिफिशियरी तो हम नहीं है। जहां बेनिफिशियरी पीटीआई है, तो पीटीआई के साथ मिलकर वो तहरीक किसके खिलाफ चलाएंगे। ये बात तो मैं पहली मर्तबा नहीं करूँ, मैं हमेशा शो में उठाता हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मामूल की है, और मुझे पूरी यकीन है कि मौलाना साहब जहां जरदारी साहब कहेंगे उस तरफ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये भी बताइएगा कि अब जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जलसों के हवाले से, कि वो मुसलसल इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं, लेकिन तीसरी या चौथी मरतबा है कि उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। माजी में हमने देखा मंदू खेल साहब के पीपल्स पार्टी ने भी बड़े जलसे किए, रैलियाँ भी निकाली गई। आप समझते हैं कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त देना उनका बुनियादी हक है और जलसा होना चाहिए, उनको इजाज़त मिलनी चाहिए? जी, आइन का आर्टिकल 15, 16 और 17 में ये जरूर ये मेंशन है कि हर सियासी, हर पॉलिटिकल वर्कर को जलसे, जुलूस की और रैली और सब चीज करने की इजाजत है। मगर साथ साथ ये भी है कि पुरअमन, अब पुरअमन तो इनका पीटीआई का माजी जो है वो तो बड़ा दागदार है। जिस तरह 9 मई में उन्होंने फौजी इमला को नुकसान चाहे जिस तरह हमले किए, जिस तरह शोधा के या गारों पे हमले किए, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उनका पुरअमन रहेगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी सवाल करता हूँ, क्या जमात इस्लामी को एनओसी मिला था जहाँ उन्होंने जलसा किया है? क्या मौलाना फजल रहमान साहब को एनओसी मिला था जिसने जलसा किया है? क्या मजहबी तंजीम जो उसी दिन भी इस्लामाबाद में धरना या एहतजाज कर रहे थे, इसको किसी ने परमिशन दिया था? और फिर मैं ये भी सवाल उठा रहा हूँ कि शाम को या रात को जो मैं 8 बजे वाले शो में बैठा हुआ था, तो उस वक्त खबर आई है कि एनओसी कैंसिल हो गई। जब एनओसी कैंसिल हो गई है तो उनके लोग मेरे साथ जो शो में बैठे हुए थे, कम से कम 5 शो में बैठा हुआ था, तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा इतला तो अभी हो गया कि एनओसी कैंसिल, मगर आपकी अपनी तैयारी क्या है? क्योंकि आपने पूरा पाकिस्तान का जलसे का नाम दिया है। जहां पूरा पाकिस्तान का जलसा होगा उसको कम से कम 3 दिन पहले जो तैयारी है, ना वहाँ लाउड स्पीकर नजर आया, ना वहाँ कुर्सियां नजर आई, ना वहाँ कोई और तैयारी नजर आई, तो ये कौन सा जलसा करना चाह रहे थे? और फिर 1 बजे तक मीडिया देखने के बाद मैं सो गया। सुबह उठाऊं तो भाई आजम स्वाति साहब की मुलाकात होगी 7 बजे। तो ये 7 बजे कौन से लोग आए, किसने इतला दी है? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत ने सहूलतकारी की है, क्योंकि इमरान खान साहब जहां जनरल फेज गैंग नेटवर्क पकड़ा गया था, उसके बाद तो उनकी जो है ना वो टांगे कांपने लगी है। और जहां जलसों में खान साहब कहते थे घबराना मत, अब जेल के अंदर से और अपने रहनुमाओं का, और अब तो खबर ये भी आ गई है कि अली गंडापुर के साथ रब्ता किया है, उसने इनकार कर दिया। फिर जाके आजम स्वाति को, गौर खान को ढूंढा और उसके बाद उनको सारे वो कर दिए, इतला कर दिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये घबराहट की निशानी है। और जनरल फेज के बारे में पहले दिन वो ये कह रहा था कि ये अंदरूनी मसला है, दूसरे दिन कहा कि कौमी एहसास तलबा करे कि जनरल फेज का जो नहीं, लेकिन जनरल फेज का जो ट्रायल है वो ओपन ट्रायल किया जाए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये गैंग का जो करतूत है जनरल फेज की गैंग का, वो ऐसा इस्तार है। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इतला दी गई है कि ये सबूत है, ये जनरल फेज ने बयाना दी है। तो अब वो जनरल फेज का तो मिलिट्री ट्रायल होगा, कोर्ट मार्शल तो हो ही रहा है, साथ साथ इनके साथ भी इमरान खान साहब उनके लोग भी रगड़े में आएंगे। इसी वजह से डर के मारे उन्होंने ये एहतजाज पोस्टपोन कर दिया ताकि उनको रिलीफ मिल जाए, मुलतवी किया है। हाँ, नहीं, लेकिन मंदू खेल साहब, एक चीज़, जेल रिफॉर्म्स की आपने बात की कि आप कमेटी का हिस्सा भी रहे। पीटीआई खुद मान रही है कि जब रात को हुकूमत ने राब्ता किया तो रात ही के वक्त तकरीबन 1 या 2 बजे के करीब खान साहब से टेलीफोनिक राब्ता हुआ और सुबह फिर 7 बजे मुलाकात भी हो गई। आप तो जेल रिफॉर्म्स कमेटी में रहे भी हैं, आप कानूनदान भी हैं सीनियर, ये बताएं कि क्या किसी कैदी से रात के वक्त कोई राब्ता करना इतना आसान होता है और मुलाकात करना इतना आसान होता है?
देखिए, किसी कैदी और वो भी सजा याफ्ता को सुप्रीम कोर्ट से वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी पहली मरतबा 77 साल में देखा जो चीफ जस्टिस ने उनको मुहैया की है। और ये जो टेलीफोन तो दूर की बात है, यहाँ तो जेलों में जो हाल होता है, मैं तो बड़ा उसी तजर्बा एक ज़माने से मैं काम कर रहा हूँ जेलों पे। लेकिन सवाल ये है कि गुरमानी साहब, आपका या मेरे खिलाफ कोई अगर हमारे मुखालफिन एहतजाज करे और फिर वो एहतजाज करने वाले का मैं फोन करने दो, मैं एहतजाज मुलतवी कर दूंगा, तो मैं और आप वो बिल्कुल इजाजत देंगे? मैं कहता हूँ हुकूमत ने सहूलतकारी की है, बहुत अच्छी सहूलतकारी है। हुकूमत की जगह मैं और आप होते तभी यही करते। जारी बात है, अगर हुकूमत के सामने कोई एहतजाज आ रहा हो और एक शख्स कह रहे मुझे सिर्फ एक टेलीफोन करने दो, मैं मना कर दूंगा, तो हम तो खुशी खुशी करने देंगे। फिर जेन मैनुअल, कानून, लॉ, ये सारी चीजें तो फिर एक तरफ रह जाती है। चलें, ठीक है। मंदो खेल साहब, ये बताइएगा कि अब कल जो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जाहिर है तमाम जो MNAs हैं, जब सेनेट का इजलास हो या कौमी असम्बली का, तो सेनेटर्स और MNAs को अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत पहले ही की जाती है। ये जो कल इजलास होने जा रहा है, इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं कि कोई बल्दियात के हवाले से, जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उस हवाले से कानून साजी आएगी। PTI ये कह रही है कि शायद आईनी तरमीम भी हो, 2/3 मेजॉरिटी तो आपके पास है नहीं। तो क्या, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या जॉइंट सिटिंग में आईनी तरमीम हो सकती है? मेरे नज़दीक तो ये शायद मुमकिन नहीं है। सर, बतौर सीनियर कानूनदान और बतौर MNA आप बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल नहीं हो सकती है। जॉइंट सेशन में वो बिल जाते हैं जहां सदर पाकिस्तान उसको रिजेक्ट कर ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक हाउस से पास हो, दूसरे से ना हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि 90 डेज से पेंडिंग हो, एक हाउस पास करे, दूसरे में 90 डेज से ज्यादा पेंडिंग हो। तो इन तीन सूरतों में जॉइंट सेशन में बिल आ सकता है। ऐसा कोई फ्रेश बिल नहीं आ सकता है, किसी सूरत में नहीं आ सकता है। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि जो जारी बातें, फिर जॉइंट सेशन जो है वो तो 28 को है और कल इजलास है, तो कल कानून साजी हो सकती है, कानून कोई बिल आ सकता है। और फिर आपको पता है माजी में भी ये मिसालें रही है कि एक दिन में कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से बिल पास हो गए। और मुमकिनात में है जो कानून के इख्तियार में आ रहा है या असम्बली रूल्स के तहत जो कानून आ रहा है वो हुकूमत ज़रूर करेगी। और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो कोई उसमें कबात है, लेकिन शर्त ये है कि असम्बली कवानीन के मुताबिक हो। चलें, ठीक है। मंदो खेल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, ओ नवाज बपी साहब और कादिर मंदो खेल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि कल जो कौमी असम्बली का इजलास होगा, सदर ममलकत ने कौमी असम्बली के साथ साथ सेनेट का भी इजलास जो है वो तलब कर रखा है। उस हवाले से देखना यह है कि कौमी असम्बली में कौन सी कानून साजी जो है वो कल होने जा रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।